बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर मींस एक्सटर्नल फैक्टर्स। मींस इसके पहले वाली जो क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटरनल या जेनेटिक फैक्टर जो क्रॉप के प्रोडक्शन और उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे थे। या सेकेंड पार्ट है आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर मींस इन्वायरमेंटल फैक्टर। ऐसे कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो क्रॉप की ग्रोथ को उसके प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसकी यील्ड को बढ़ाते हैं, उसकी यील्ड को कम करते हैं, है ना। तो एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्टर्स दिए हुए हैं जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, फिजियोग्राफिक फैक्टर और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। ये वो फैक्टर है जो एनवायरमेंटल फैक्टर है जो क्रॉप की यील्ड को अफेक्ट करते हैं, उसके ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो इन सब में जो सबसे मेजर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट आईएमपी फैक्टर है, वो है क्लाइमेट। नियरली 50% क्रॉप की यील्ड को अफेक्ट करता है क्लाइमेट। ठीक है, डिस्कस करेंगे क्लाइमेट के अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो यील्ड को अफेक्ट करते हैं, क्लाइमेट होता क्या है, सारी चीज डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है इडेफिक। इडेफिक मींस सोइल। हम प्लांट को ग्रो कहाँ करते हैं? हम प्लांट को ग्रो करते हैं सोइल में। ठीक है, सोइल के अंदर हम प्लांट को ग्रो करते हैं। तो सोइल भी एक फैक्टर है जो क्रॉप की ग्रोथ और उसकी यील्ड को अफेक्ट करता है। तो इडेफिक का मतलब होता है सोइल रिलेशन टू प्लांट। बायोटिक के अंदर, बायोटिक में अंदर क्या आती है? लिविंग थिंग्स आती है। ठीक है, लिविंग चीजें जो लिविंग थिंग्स आती है। लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो क्रॉप्स की ग्रोथ और उसके प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा प्लांट आ जाएगा, देन एनिमल। प्लांट एंड एनिमल जो बायोटिक फैक्टर है जो क्रॉप की यील्ड को या उसके प्रोडक्शंस को या उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है। फिर आता है फिजियोग्राफिक। इसमें आते हैं हमारा टोपोग्राफी, टोपोग्राफी आ जाएगा, स्टिफनेस, स्लोप आ जाएगा, लाइट एंड विंड आ जाएगा, उसका एक्सपोजर। लाइट एंड विंड का एक्सपोजर मींस कि अगर माउंटेन पे है, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, टोपोग्राफी है, स्लोपी एरिया है, लेवल्ड एरिया है, तो उसका भी क्रॉप पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे एक चीज और है, टोपोग्राफी के अलावा आ जाएगा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मींस ऊंचाई का भी इफेक्ट पड़ता है क्रॉप की ग्रोथ पर, उसकी यील्ड पर। ठीक है ना। जब ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, हवाएं ज्यादा चलती है। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन सारी डिस्कस करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में आता है सोसाइटी। सोसाइटी मींस दो तरह की सोसाइटी। एक वो सोसाइटी होती है जो क्या होता है, जिसका मेन फोकस होता है कल्टीवेशन या फार्मिंग की तरफ। तो उसके जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं? कल्टीवेशन करते हैं। एक सोसाइटी वो होती है जिसका झुकाव खेती की तरफ कम होता है, एंड देन अदर एंटरप्राइजेस पे होता है। तो जो सोसाइटी टोटली डिपेंड ऑन फार्मिंग है, कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंड करती है, उनका इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो क्रॉप की यील्ड या क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है, वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी लैंड होल्डिंग साइज कितनी है, साइज ऑफ होल्डिंग कितनी, उसके पास कितनी एरिया है लैंड का। दूसरी चीज उसका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, मार्केटिंग फैसिलिटीज, लेबर सप्लाई, कैपिटल सप्लाई, ये सारी चीजें जो है उस सोसाइटी की या उस फार्मर के पास अवेलेबल है या नहीं है, वो भी क्रॉप की यील्ड को, क्रॉप की प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। दूसरी एक चीज होती है कि फार्मर का उसके हाउस होल्ड के अकॉर्डिंग उसके पास जो एंटरप्राइजेस है या उसके पास जो अदर एंटरप्राइजेस है उसके अकॉर्डिंग क्रॉप को चूज करना। उसके पास मैकेनाइजेशन कितना है, उसके पास इक्विपमेंट कितने, उसके अकॉर्डिंग वो क्रॉप को चूज करता है। क्लियर है। जैसे उसको फोडर के लिए जैसे उसके पास अगर एनिमल है, वो एनिमल रेयरिंग भी करता है, उसको फोडर भी ग्रो करना रहेगा, फूड के लिए लगाना पड़ेगा, खुद के कंजप्शन के लिए, हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए भी वो लगाएगा। वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहा है या मिक्स फार्मिंग कर रहा है, सारा जो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पर ये फैक्टर जो है क्रॉप की यील्ड या उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो ये मेजरली 5 फैक्टर्स हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर, एडोफिक फैक्टर, बायोटिक, फिजियोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं। वन बाय वन थोड़ा इसको हम डिस्कस करते हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स की हमने बात की थी। सबसे पहले क्लाइमेट को समझते हैं। क्लाइमेट होता क्या है? क्लाइमेट क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ वेदर, इंटीग्रेशन ऑफ वेदर फॉर ए लॉन्गर पीरियड। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वेदर्स होता है मींस यहाँ पे वेदर का समेशन आप लेस बोल सकते हो कि जो वेदर का एवरेज होता है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। ठीक है, लॉन्गर पीरियड्स के लिए होता है। लाइक हम बात कर सकते हैं, और ये किस चीज में होता है? कंट्री कॉन्टिनेंट,
कंट्री, कॉन्टिनेंट या लार्जर एरिया में जो होता है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं इसमें क्लाउडी सीजन, ट्रॉपिकल सीजन। तो ये क्या है, ये हमारा क्लाइमेट है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से। मींस अब मैंने यहाँ बात किया इंटीग्रेशन ऑफ वेदर, तो थोड़ा सा वेदर को समझ लो। वेदर क्या है? वेदर क्या है? ये कंडीशन है। क्या है ये? कंडीशन है। किसकी? कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एक एटमॉस्फेयर की कंडीशन है जो पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, मींस या गिवन टाइम और पर्टिकुलर प्लेस, गिवन प्लेस पे या पर्टिकुलर प्लेस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देख सकते हैं हॉट डे, रेनी डे, इसको हम वेदर बोलते हैं। मींस आज का मौसम कैसा है, आज दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, आज बारिश हुई, तो आज शॉर्ट टाइम के लिए, स्मॉलर एरिया के लिए शॉर्ट टाइम के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, वेदर जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, देन वेदर जो होता है वो स्मॉल एरिया में होता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अभी आप जहां रह रहे हो वहां पे कैसा मौसम है, वहां का वेदर कैसा, हम यही बोलेंगे कि वहां पे आज कहीं पे बारिश हुई है, तो कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं पे कुछ और सिचुएशन है। ठीक है, कहीं पे बदल हो रहे हैं, तो वो जो पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर कंडीशन है किसी दिए गए प्लेस की, वो वेदर होता है। लेकिन जब हम उन सारे वेदर्स को, उस वेदर्स को हम जब समराइज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है। और क्लाइमेट जो होता है वो लार्जर एरिया में होता है, कंट्री कॉन्टिनेंट को ले सकते हैं। ठीक है, लार्जर एरिया में होता है, साथ ही साथ क्या होता है, लंबे समय के लिए होता है। जैसे क्लाउडी सीजन, जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, पूरे 4 महीने बारिश हो रही है, पूरे 4 महीने ठंडी पड़ रही है, या ट्रॉपिकल क्लाइमेट या क्लाउडी सीजन हम बोल सकते हैं। तो ये क्लाइमेट होता है। अब क्लाइमेट के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्रॉप को अफेक्ट करते हैं, उसके प्रोडक्शंस को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, और सारी चीजें। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा प्रेसिपिटेशन। वन बाय वन समझेंगे प्रेसिपिटेशन क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगा। पहला प्रेसिपिटेशन है, सेकेंड आप ले लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बाद आ जाएगा सोलर रेडिएशन है, देन विंड वेलोसिटी है, विंड वेलोसिटी, देन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के अलावा और क्या है? एटमॉस्फेरिक गैसेस। ये फैक्टर है, क्लाइमेटिक फैक्टर है, जो क्रॉप की ग्रोथ को या उसके प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन, विंड वेलोसिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक गैस है। वन बाय वन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। हाल फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए क्लाइमेटिक फैक्टर की बात हुई तो हमने क्लाइमेट को समझा, क्लाइमेट क्या होता है, एंड देन उससे वेदर को समझा, और कौन कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर है, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन, विंड और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये जो फैक्टर है। वन बाय वन इनको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। ठीक है, अभी हम क्लाइमेटिक फैक्टर में ही है, क्लाइमेटिक फैक्टर में पहला प्रेसिपिटेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये बादल है, मीन्स ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है। ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे? क्लाउड बना दिया। क्लियर है? अब यहां से क्या हो रहा है? ये बारिश हो रही है, ये हमारा क्या है? अर्थ है। क्लियर है? ये अर्थ है हमारा, यहाँ पे बारिश हो रही है, ये नॉर्मल रेन ड्रॉप्स हैं। देन यहाँ पे मैं बना सकता हूँ कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है? हेल से मतलब ओले गिर रहे हैं। देन और हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? स्नो, इस तरीके का स्नो। तो मीन्स क्या हो गया कि एटमॉस्फेयर से किसी भी फॉर्म में वाटर का अर्थ की सरफेस पे आना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। मीन्स एनी फॉर्म ऑफ वाटर रिच इन ग्राउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। मीन्स एटमॉस्फेयर से किसी भी फॉर्म में पानी का ग्राउंड पर आना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। किसी भी फॉर्म में मीन्स वो रेन ड्रॉप के फॉर्म में हो सकता है,
ठीक है, रेन के फॉर्म में हो सकता है, ये हेल हो सकता है, स्नो हो सकता है, किसी भी फॉर्म में। तो यहाँ पे जब फॉर्म की बात करें तो हमारे कितने फॉर्म्स होते हैं, मैं बात करूँ यहाँ पे लिक्विड की। लिक्विड फॉर्म में भी पानी ऊपर से आता है एटमॉस्फेयर से, बादलों से, लिक्विड। देन सॉलिड फॉर्म में भी आता है, एंड देन बात करूँ तो मिक्स फॉर्म में भी आता है। ठीक है, गैसेस भी हम बोल सकते हैं, फॉग वगैरह जो है वो गैसियस फॉर्म में भी ये बोल सकते हो। क्लियर है, गैसियस फॉर्म में आप बोलोगे तो गैसियस फॉर्म में हमारा हो जाएगा क्या, फॉग जो गैसियस फॉर्म में है। तो लिक्विड में बात करूँ, लिक्विड के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, रेन, या इसको हम रेनफॉल भी बोलते हैं। पहली चीज ये लिक्विड फॉर्म में है। इसको रेन या रेनफॉल कब बोला गया है, इसकी ड्रॉप जो वाटर की जो ड्रॉप है वो उसकी साइज कितनी होगी तब इसको हम रेन बोलेंगे। तो याद रखना, पार्टिकल साइज, ड्रॉप साइज जो है, ड्रॉपलेट साइज अगर 0.5 mm से ग्रेटर देन है तब उसको हम क्या बोलेंगे, रेनफॉल बोलेंगे। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेनफॉल के में जो वाटर की जो ड्रॉपलेट होता है, ड्रॉपलेट की साइज कितनी होती है, तो ग्रेटर देन 0.5 mm। इसमें दूसरा बात करें तो दूसरा आता है ड्रिजल। तो इसकी भी साइज क्या होती है, इसकी हो जाएगा लेस देन 0.5 mm। डीजल की जो पार्टिकल साइज या वाटर की जो ड्रॉपलेट साइज होती है वो 0.5 mm से लेस देन होती है। तो ये लिक्विड फॉर्म ये होता है। प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं हम, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉलिड की बात आती है तो सॉलिड में पहला हमारा आ जाता है स्नो। ठीक है, स्नो क्या होता है, स्नो जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, फ्रीज होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो फ्रीज हो जाता है, आपने देखा होगा मूवियों में भी अक्सर दिखाते हैं स्नो वगैरह। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसको हम स्नो बोलते हैं, सॉलिड पार्ट में आता है। दूसरा हमारा हो जाता है यहाँ पे हेल मीन्स इसको हम बोलते हैं आइस बॉल। क्या होता है, ये आइस बॉल होती है। आइस बॉल मीन्स ये लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, फ्रीज होता है ना। आपने देखा होगा जब बिन मौसम बारिश होती है तो ओले गिरते हैं ना, पत्थर जैसे ऊपर से आते हैं नीचे गिर के, उसी को बोलते हैं हेल, जो मैंने यहाँ बनाया है। क्लियर है, पत्थर की तरह नीचे गिरते हो, आप देखिए फर्श जो है, जमीन पूरी व्हाइट हो जाती है, सफेद हो जाती है उन ओलों से, तो उसको हेल बोलते हैं, उसको आइस बॉल बोला जाता है। और ये कब होता है, जब टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तब ये फ्रीज होते हैं। मिक्स की बात करें तो मिक्स में क्या आता है, मिक्स में आता है हमारा स्लीट। क्या आता है, स्लीट क्या होता है, ये रेन और हेल का मिक्सर होता है। ठीक है, रेन प्लस हेल का मिक्सर होता है। इसमें रेन भी होती है, मतलब ड्रॉपलेट्स भी होती है, प्लस क्या होता है, ये ओले भी होते हैं, पत्थर जैसा पार्ट भी उसमें बना हुआ रहता है। तो ये मिक्स में ये चीज़ आती है। गैसियस में आपने देखा फॉग हो गया, और हम बात करें फ्रॉस्ट हो गया, कोहरा जिसको हम बोलते हैं, है ना, और भी है जैसे ड्यू हो गया, स्नो तो हो गया। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रेसिपिटेशन के अंदर आती है। मतलब पानी का कोई भी फॉर्म एटमॉस्फेयर से नीचे आ रहा है उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, मिक्स फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो। क्लियर है, इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है, रेनफॉल। मोस्ट IMP क्या है, रेनफॉल है। कौन है मोस्ट IMP, कौन सा है, रेनफॉल है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने इंडिया की जो एवरेज रेनफॉल है। ठीक है, इंडिया की जो एवरेज रेनफॉल कितनी है, 1194 mm। ठीक है, या इसको आप सेंटीमीटर में करोगे तो 119.4 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड कर दोगे तो 1194 mm जो है एवरेज रेनफॉल है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, इसी के अंदर रेनफॉल सबसे ज्यादा। तो ये मोस्ट IMP फैक्टर है। इंडिया की एवरेज रेनफॉल आपको याद रखना है 1194 mm होती है। क्लियर है, अब यहाँ पे रेनफॉल मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर क्यों है, कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि रेनफॉल मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है कि जब रेनफॉल क्या हो, हेवी हो, थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, रेनफॉल क्या हो, जब हेवी रेनफॉल हो, हेवी रेन हो, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशंस में, कैसे रेनफॉल जो अफेक्ट करती है क्रॉप के प्रोडक्शन पे। तो हेवी रेनफॉल होती है तो हम वहाँ पे क्या, कौन सी क्रॉप लगाते हैं, उसके उस एरिया में, जिस एरिया में हमें पता है कि उस एरिया में ज़्यादा बारिश होती है, हमेशा से वहाँ पे अक्सर रेनफॉल अधिक होती है, हैवी रेनफॉल होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम राइस लगाते हैं। राइस कहाँ पे, प्लेन एरिया में, जो एरिया प्लेन है और जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे हम राइस ग्रो करते हैं। क्यों, राइस ऐसी क्रॉप है जो सबमर्ज कंडीशन में होती है, वाटर लॉक कंडीशन में होती है, तो उस एरिया में हम राइस लगाते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है अफेक्ट कर रहा है क्रॉप को। दूसरा, अगर ये तो प्लेन एरिया में हो गया, फिर हम टी या कॉफ़ी लगाते हैं,
है ना। तो ये हम कब लगाते हैं, टी या कॉफ़ी जो होती है स्लोपी एरिया में या अनडुलेटेड एरिया होता है जहाँ पे हैवी बारिश होती है ना। जैसे हम उस तरफ की बात करें, वेस्ट बंगाल की तरफ, आसाम की तरफ बात करें, तो वहाँ पे टी और कॉफ़ी हम लगाते हैं, तो वो हिली एरियाज में स्लोपी लैंड होती है वहीं पे लगाते हैं। वहाँ पे भी क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है। तो हैवी रेनफॉल वाली कंडीशन में प्लेन एरिया में राइस लगाते हैं, स्लोपी एरिया में टी और कॉफ़ी लगाते हैं। तो बेस्ट कंडीशन तो ये हो गई। और अगर लो रेनफॉल है, क्या है, लो रेनफॉल है। लो रेनफॉल का मतलब क्या हो गया, ड्राई एरिया जहाँ पर बारिश कम हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ इसको एरो बना के लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। यहाँ पे हम करते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। क्या करते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग मीन्स जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पे हम ऐसी फसल लगाते हैं जो कम पानी में या बहुत ही कम ड्रोट, उसमें क्या हो, ड्रोट टॉलरेंट की पावर हो। जैसे मैंने कल आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि बाजरा या जो सोरगम होती है वो ड्रोट टॉलरेंट होती है, कम पानी में भी ग्रो हो जाती है, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो वहाँ पे हम ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग हम क्या लगाते हैं, बाजरा या परमग्रेट भी इसको बोलते हैं। फिर होता है सोरगम जिसको हम ज्वार बोलते हैं, जो, और माइनर मिलेट। क्या लगाते हैं, माइनर मिलेट हम लगाते हैं। माइनर मिलेट में कोदो, कुटकी, रागी, ये सारी चीज़ें आ गई। तो हम ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं जहाँ पे लो रेनफॉल होती है, जो ड्राई एरिया होता है, ड्रोट वाली कंडीशन होती है, वहाँ पे हम सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्टिक यूज़ करते हैं, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम हम करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ड्राई लैंड एरिया होती है। तो ये रेनफॉल है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेसिपिटेशन के अंदर या क्लाइमेट के अंदर, जो सबसे ज़्यादा क्रॉप की ग्रोथ को या उसके प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। क्लियर है, सारी चीज़ आप, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि रेनफॉल जो होती है बिल्कुल ये ड्रॉपलेट्स होती है, को हम रेन बोलते हैं। स्नो मीन्स जो बिल्कुल एक जिसे हम बोलते हैं ना, वो बच्चों के खाने के लिए आती थी गुड्डी के बाल, वैसी तरीके का एक पूरा स्नो बन जाता है। देन स्लिट मीन्स, स्लिट क्या होता है, इसमें ड्रॉपलेट्स भी होती है प्लस ये हेल भी होता है, ठीक है, ओला भी होता है, दोनों मिक्सअप होता है। और हेल इस टाइप के जो ओला आपने देखे, सेम डायग्राम यहाँ पे भी है। रेन इसको बोलेंगे, इसको स्लिट बोलेंगे, देन इसको हेल बोलेंगे और इसको स्नो बोलेंगे। तो थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि आप लोग समझ में आए कि किस तरीके का ड्रॉपलेट्स होती है। सेकेंड हम बात करेंगे टेम्परेचर की, कि प्रेसिपिटेशन हमने डिस्कस किया, प्रेसिपिटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, कुछ डाटा भी नोट किए, वो आप सारी चीज़ें नोट कर लेना। अब बात करते हैं सेकेंड, अभी क्लाइमेट के अंदर ही, क्लाइमेट में हमारा सेकेंड है ये फैक्टर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस। क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस मीन्स ये क्या करता है, जो हीट एनर्जी की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। टेम्परेचर मतलब जो हीट एनर्जी है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करना टेम्परेचर कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्रॉप को कैसे अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, या कह सकते हैं कि सारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, तो उसके लिए एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्रीकल्चर या क्रॉप्स के लिए। क्लियर है, 15 से 40 डिग्री टेम्परेचर। अगर 15 से कम हुआ टेम्परेचर तो क्रॉप ग्रो नहीं हो पाएगी। अब 40 से ज्यादा हुआ टेम्परेचर तो क्या होगा, क्रॉप ग्रो नहीं हो पाएगी। तो टेम्परेचर भी एक वन ऑफ द फैक्टर है जो क्या करता है, क्रॉप की ग्रोथ या उसके प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। क्लियर है, तो ये एक एवरेज रेंज है, ये डाटा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए क्रॉप की ग्रोथ के लिए, तो 15 से 40 डिग्री। अब ये एक मिनिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है। क्रॉप के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होता है जिसपे वो बहुत अच्छा ग्रो करती है। तो यहाँ पे तीन तरीके की चीजें निकल के आती है, एक होता है मिनिमम टेम्परेचर, एक होता है मैक्सिमम टेम्परेचर, एंड देन पहले मैक्सिमम की जगह ऑप्टिमम ले लेते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड देन मैक्सिमम टेम्परेचर, देन मैक्सिमम टेम्परेचर। क्लियर है, ओके। तो मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर किसी क्रॉप की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, ठीक है, जिसलिए हमने 15 से 40 की रेंज ली। तो इस मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम टेम्परेचर को मिला के हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, कार्डिनल टेम्परेचर कहा जाता है। किसको, मिनिमम प्लस मैक्सिमम प्लस
ऑप्टिमम। तीनों टेम्परेचर को मिला के हम कार्डिनल टेम्परेचर बोलते हैं। कार्डिनल टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर जिस पर क्रॉप जर्मिनेट कर सके, उसकी ग्रोथ अच्छी से हो सके और अच्छे से मेच्योर हो सके। क्लियर है कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे क्रॉप क्या हो, जर्मिनेट हो सके, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे क्या हो, क्रॉप की एक अच्छी ग्रोथ हो सके, प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ हो सके, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जो वो मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पे क्रॉप मेच्योर हो सके अच्छे से, और वो हाईएस्ट टेम्परेचर जो क्रॉप टॉलरेट कर सके। तो यहाँ पे मैं कुछ क्रॉप के आपको यहाँ पे डाटा देने वाला हूँ, उसको नोट कर लेना, डायरेक्ट एग्जाम में डाटा पूछ लिए जाते हैं। तो कार्डिनल टेम्परेचर का मतलब यही है कि क्रॉप की ग्रोथ के लिए मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, इन तीनों को मिला देते हैं तो वो कार्डिनल टेम्परेचर होता है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ सबसे पहले राइस की, पेडी क्रॉप की। क्लियर है, चावल जिसको हम बोलते हैं। तो राइस के लिए मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड मैक्सिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। ये डाटा आपको याद रखना है सीधे सीधे। यहाँ पे ये क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझना क्या है, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद मैं बात करता हूँ वीट की, गेहूं की। वीट में मिनिमम टेम्परेचर चाहिए 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्टिमम चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड मैक्सिमम चाहिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम ऐसे ही मैच के लिए चाहिए 8 टू 10 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर, 20 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंड 40 टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए इसको मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, 40%। हम 15 से 20 की रेंज ले रहे हैं, 15 से 40 की रेंज ले रहे हैं, 15 से 43 हो गया। तो मैच जो है इसको मैक्सिमम टेम्परेचर, इसको हम गर्मी में भी लगाते हैं, ठंडी में भी लगाते हैं, मतलब तीनों सीजन में हम इसको ग्रो करते हैं। डे न्यूट्रल क्रॉप है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है, मिनिमम 8 से 10 टेम्परेचर हो तब भी ये ग्रो कर सकती है, 20 डिग्री में भी ग्रो करेगी, और 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया तब भी मैच की क्रॉप जो है ग्रो कर जाएगी। और भी क्रॉप मैंने आपके नोट्स में दे रखी है, सारे के डाटा वहां से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये टेम्परेचर जो है किस तरीके से क्रॉप की ग्रोथ को और प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर बहुत एसेंशियल है क्रॉप की ग्रोथ के लिए। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही क्रॉप की जो है ग्रोथ होती है। जर्मिनेशन किस टेम्परेचर पे होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ किस टेम्परेचर पे होगी, एंड देन मैच्योर किस टेम्परेचर पे होगी। तो टेम्परेचर जो है क्रॉप की ग्रोथ और उसके प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की। क्लाइमेट ही चल रहा है, क्लाइमेट के अंदर ही आता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी होता क्या है, पहली चीज ह्यूमिडिटी होता क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो पानी अवेलेबल है, जो वाटर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। जो इनविजिबल फॉर्म में होता है, जो दिखाई नहीं देता, जिसको जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा उमस हो रही है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी, उमस हो रही है, गर्मी सी लग रही है, तो वो क्या है, वो ह्यूमिडिटी है। मीन्स एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर प्रेजेंट है, बट वो किस फॉर्म में है, वाटर वेपर फॉर्म में, मीन्स इनविजिबल फॉर्म में है, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। मीन्स क्या हो गया, वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा, वो इनविजिबल फॉर्म या इनविजिबल वाटर वेपर फॉर्म में। ठीक है, वाटर वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर पानी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्लियर है, तो क्रॉप के लिए ह्यूमिडिटी का इफेक्ट एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी के अंदर या रेंज के अंदर ही क्रॉप्स जो हैं अच्छे से ग्रो करती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने पर उसमें इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो जाता है और भी सारी चीज़ें क्रॉप डैमेज हो जाती है। क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज हम भी घर में, अभी गर्मी है, हम पंखा चलाते हैं, तो पंखा चला देते हो तो क्या होता है, हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। क्यों, क्योंकि हवा जो होती है ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्व कर लेती है। क्लियर है, हवा जो क्या आती है, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्व कर लेती है, तो हम अच्छा फील करते हैं। ठीक है, कुछ वैसी तरीके से जब हम आगे विंड पलेंगे तो विंड का इफेक्ट, सारे जो क्लाइमेटिक फैक्टर है एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, आगे हम डिस्कस करते जाएंगे उसके लिए। तो ये ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सेकेंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और थर्ड है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सारे आपके नोट्स में है, बस मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ डाटा मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। जरूरी नहीं कि जो मैं यहाँ सारी चीज़ पढ़ा हूँ नोट्स में मिले, कुछ चीज़ें जब पढ़ाते वक्त काफ़ी चीज़ें याद आती है। क्लियर है, तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे ये जो ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, वो हमारे लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हमारी है वो
मोस्ट IMP है फॉर एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, मोस्ट IMP एग्रीकल्चर के लिए। इसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम क्या करते हैं, परसेंटेज में मेजर करते हैं। याद रखना, परसेंटेज में यूनिट पूछ लेते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में मेजर करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है, यही पढ़ेंगे बस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों की। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है, मीन्स ये हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, मीन्स हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है, प्लस वाटर रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन इनटू 100, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर टू वाटर रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन इनटू 100। मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलेंगे कि एटमॉस्फेयर के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है और सेचुरेशन के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम डिवाइड कर देते तो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल के आ जाता है। इसको हम परसेंटेज में मेजर करते हैं, क्लियर है, इसको हम किस में मेजर करते हैं, परसेंटेज में मेजर करते हैं। ये इसका फार्मूला हो गया RH का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। अब क्रॉप के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए जब क्रॉप की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, तो ये डाटा आप लिख लीजिए। क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट या एवरेज ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, तो 40 से 60% ह्यूमिडिटी चाहिए। ये डाटा आप याद कर लेना, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रॉप के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, तो 40 to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। अब क्या होता है यहाँ पे, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई ज़्यादा हो जाती है, अगर ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है यहाँ पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होगा उस पर, क्रॉप पे इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज का अटैक हो जाता है। इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज का क्या होता है, अटैक हो जाता है, मीन्स क्रॉप डैमेज। जब ह्यूमिडिटी हाई होती है, हाई ह्यूमिडिटी में क्या होता है, इंसेक्ट पेस्ट जो है क्रॉप पर अटैक करते हैं और क्रॉप को डैमेज कर देते हैं, क्लियर है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ये डाटा आपको याद रखना है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है, लो हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, इंसेक्ट पेस्ट इसका अटैक हो जाता है, क्रॉप डैमेज हो जाती है। थोड़ा सा अब यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में देख लीजिए। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की जो यूनिट है वो होती है ग्राम पर केजी, इस यूनिट पूछ ली जाती है, इसलिए थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ग्राम पर मीटर क्यूब, बस आपको यूनिट याद रखना है। तो ह्यूमिडिटी के बारे में, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को हमने डिस्कस किया कि कैसे क्रॉप पे अफेक्ट करती है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलर रेडिएशन के बारे में कि सोलर रेडिएशन जो है क्रॉप की ग्रोथ या उसके प्रोडक्शन को या उसके यील्ड को कैसे अफेक्ट करती है। तो सोलर रेडिएशन में समझिए कि प्लांट को अपना क्या बनाना है, फूड बनाना है, भोजन बनाना है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, लाइट चाहिए। क्या चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये सन है, तो प्लांट अपना भोजन जो है सूर्य की प्रेजेंट में ही, प्लांट जो है अपना फूड या बायोमास जिसको हम बोलते हैं, बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास प्रोडक्शन। तो प्लांट अपना भोजन जो है लाइट के प्रेजेंट में बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, मीन्स खुद का भोजन बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, लाइट की। लाइट कहाँ से मिलेगी हमें, सोलर रेडिएशन से या सन से। तो यहाँ से जो लाइट आती है प्लांट पे, तो इस प्लांट पे जो लाइट आती है, तो यहाँ पे प्लांट क्या करता है, अपना फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होती है, यहाँ पे लीफ के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर होते हैं, पोर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो प्लांट्स क्या करता है, एटमॉस्फेयर से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, एटमॉस्फेयर से क्या लेता है, CO2, एटमॉस्फेयर से CO2 को लेता है। कैसे लेगा, तो ये जो लेता है वो लेता है डिफ्यूजन
डिफ्यूजन प्रोसेस से। डिफ्यूजन प्रोसेस है। डिफ्यूजन प्रोसेस किसे, यहाँ पे प्लांट में लीफ में छोटे छोटे से स्पोर आपको दिख रहे हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। इस स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है प्लांट, एटमॉस्फेयर से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या करता है, O2 ऑक्सीजन को रिलीज करता है। कब, डे मीन्स लाइट की प्रेजेंट में। लाइट की प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस होता है, तो वहां पे क्या करता है प्लांट, जो सोलर रेडिएशन जो लाइट आती है उसकी प्रेजेंस में क्या करता है, भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो उसमें क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। किसे लेता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। और लीफ में क्या छोटे छोटे स्पोर होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और यहाँ प्लांट फिर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। और यही ऑक्सीजन जो है एनिमल और ह्यूमंस के लिए एसेंशियल है। क्लियर है। तो लाइट का क्या इंपैक्ट पड़ता है या सोलर रेडिएशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है वो हमने समझा। अब यहाँ एक और चीज आती है कि कौन सी लाइट, किस रेंज की लाइट या फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कौन सी होती है जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस करती है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आता है, PAR, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशंस। फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0.4 टू 0.7 माइक्रोन, या हम बोल सकते हैं 400 से 700 नैनोमीटर। ये विजिबल लाइट होती है। कौन सी होती है, विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट होती है और इसी में क्या होता है, प्लांट जो है अपना फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन ये क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। आगे मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम में बताऊंगा। उसमें जो विजिबल लाइट होती है वही जो रिस्पॉन्सिबल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो लाइट की प्रेजेंट में प्लांट अपना भोजन बनाता है। खुद का भोजन कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो सोलर रेडिएशंस भी एक फैक्टर है जो प्लांट की ग्रोथ और उसके लिए उसके प्रोडक्शंस को अफेक्ट करता है। क्लियर है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ समझ लेते हैं, है ना, सोलर रेडिएशन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। क्लियर है। तो ये वाली जो लाइट है जो आपको दिख रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर, जिसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर, विजिबल लाइट, सारे इंद्रधनुष वाले कलर जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। तो ये विजिबल लाइट है, इसकी रेंज क्या है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है। और इसी वेवलेंथ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट। क्लियर है। इसके ऊपर आपने देखा होगा गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सारी तरंगे हैं। बट जो विजिबल लाइट है जिसमें प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करता है उसी को हम फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। उसमें भी अलग अलग है, ब्लू वाले में, ब्लू से वॉयलेट एक्टिव रेडिएशन होती है, ऑरेंज रेड भी एक्टिव रेडिएशन होती है, ग्रीन वाली जो होती है वो लो एक्टिव होती है। क्लियर है। ये अलग अलग है, नोट्स के अंदर आपकी सारी चीज दी हुई है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि जो PAR होता है, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन होती है, इसको मेजर कैसे करते हैं। इसको मेजर हम करते हैं क्वांटम सेंसर से। क्वांटम सेंसर से मेजर करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन की जो यूनिट होती है वो होती है वाट पर मीटर स्क्वायर, और आइंस्टीन भी बोलते हैं, आइंस्टीन भी इसकी यूनिट है। क्लियर है। और टोटल इनकमिंग रेडिएशन को मेजर हम किसे करेंगे, टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसको मेजर करते हैं पायरोनोमीटर से। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। जैसे पहले हम बात की थी रेनफॉल की, रेनफॉल को हम मेजर करते हैं रेन गेज से। किससे करते हैं, रेन गेज से मेजर करते हैं। रेनफॉल को मेजर करने के लिए रेन गेज का यूज किया जाता है। ठीक है। और ये हमारा सोलर रेडिएशंस वाला पार्ट भी कंप्लीट है, किस तरीके से ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है, ये अभी क्लाइमेट ही चल रहा है हमारा, नेक्स्ट हमारा आता है विंड वेलोसिटी। अब विंड वेलोसिटी कैसे जो है क्रॉप की ग्रोथ और उसको अफेक्ट करती है। तो विंड, हवा करती क्या है, हवा जो है अपने साथ मॉइस्चर प्लस हीट कैरी करती है। हवा के अंदर क्या होता है, हीट भी होती है, मॉइस्चर भी, दोनों चीजें होती हैं। हवा क्या काम करती है, हवा जो है CO2 सप्लाई का काम करती है फोटोसिंथेसिस के लिए।
है ना। हवा क्या करती है, CO2 सप्लाई का काम भी करती है फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड देन ऑक्सीजन को अवेलेबल करवाती है एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए। अब यहाँ पे जो मेन रीजन आता है कि प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए जो है विंड की जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, तो उसकी जो रेंज होनी चाहिए 4 to 6 किलोमीटर पर आवर। ये डाटा याद कर लेना, क्रॉप के लिए जो विंड की रेंज होती है वो 4 से 6 किलोमीटर पर आवर है। इससे ज़्यादा अगर विंड होती है, अगर हाई विंड है तो क्या होगा, यहाँ पे क्रॉप जो है डैमेज होगी, पहली चीज, ठीक है, अगर हाई विंड क्रॉप डैमेज होगी। दूसरा, विंड क्या करती है, विंड जो है पोलन ग्रेन एंड सीड को डिस्पर्स करने का काम करती है। डिस्पर्स मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेज देती है। तेज हवा चलती है तो क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स मीन्स जो पॉलिनेशन में यूज होते हैं, एक मेन प्लांट होता है, एक फीमेल प्लांट होता है, ठीक है, एक मेन प्लांट एंड देन एक फीमेल प्लांट। तो इनमें क्या होता है, एंथर होते हैं, और इनमें क्या होता है, इसी के अंदर स्टिग्मा भी होता है। क्लियर है, एक ही प्लांट में होते हैं, अलग अलग प्लांट में भी होते हैं, दोनों चीजें। जब पॉलिनेशन वाला पार्ट कभी पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि सेम प्लांट के अंदर उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन को, दो डिफरेंट प्लांट है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन होता है। बट जो एंथर होते हैं, एंथर से, ये मान लो मैंने यहाँ पे स्टिग्मा बनाया, तो यहाँ से पोलन ग्रेन जब इस पे आता है, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे पोलन ग्रेन आता है, तभी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन होता है। तो जब हवा क्या करती है, इस पोलन ग्रेन को, इन पोलन ग्रेन को हवा क्या करती है, अपने साथ ले जाती है और दूसरी जगह पे डिस्पर्स कर देती है। तो हवा क्या काम करती है, पोलन ग्रेन को और सीड को एक जगह से दूसरी जगह भेज देती है, जहां पर क्या होता है कि कोई और क्रॉप है या उसी स्पीसीज की दूसरी क्रॉप है, उसके साथ ये फर्टिलाइज हो जाएगा पोलन ग्रेन, या फिर क्या होगा, दूसरी क्रॉप के सीड के साथ जाके वो सीड मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं विंड भी जो है क्रॉप को, उसकी ग्रोथ को, उसके प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। क्लियर है। और चीज बात करते हैं, विंड जो है, जो वीड सीड होते हैं, वीट के सीड, उनको भी डिस्पर्स करने का काम करती है। वीट के सीड या वीट के जो प्रोपोगुल्स होते हैं, है ना, प्रोपोगुल्स, उनको क्या करती है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि एक सफेद सफेद सा रुई टाइप सा उड़ के हवा में आता है, वो क्या है, एक तरह का प्रोपोगुल्स है। तो वो भी क्या होता है, हवा के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और उससे क्या होता है, वीड का डिसेमिनेशन होता है। तो वीड ये भी काम करता है जो क्रॉप को अफेक्ट करेगा। दूसरा, विंड इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज भी स्प्रेड करती है, ठीक है। दूसरा, विंड से और क्या होगा, सोइल इरोजन, है ना। सोइल इरोजन वाले पार्ट में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि विंड से सोइल इरोजन भी होता है। विंड क्या करती है, अपने साथ जो छोटे छोटे सोइल के जो पार्टिकल होते हैं वो हवा के साथ एक प्लेस से दूसरी जगह चले जाते हैं। क्लियर है। तो उससे सोइल इरोजन भी होता है। जब सोइल इरोजन वाले पार्ट में हम अच्छे से पढ़ेंगे, वो भी आपके टॉपिक पे है। तो विंड भी जो है क्रॉप की अफेक्ट करती है, ठीक है। कहीं पे मान लो हाई फर्टाइल सोइल है, हवा चलने की वजह से वहां से क्या हुआ, सोइल का इरोजन हुआ, तो वहां से जितने भी न्यूट्रिएंट थे हवा के साथ, उस सोइल के साथ, पार्टिकल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो वो भी क्या करेगा, क्रॉप को अफेक्ट करेगा। तो विंड भी जो है क्रॉप को अफेक्ट करती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक गैसेस। अभी हम क्लाइमेट वाले फैक्टर ही डिस्कस कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस हैं वो भी क्रॉप की ग्रोथ और उसकी प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं। तो पहले एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितने कंसंट्रेशन होता है, 0.03% है। देन ऑक्सीजन कितना एटमॉस्फेयर में, 20.95% है। देन हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कितना है, 78.09%। एंड बाकी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गन भी होता है 0.93%, बट मेजर आपको 3 याद रखनी है कि CO2 0.03% होता है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 20.95 मीन्स 21% अप्रोक्सीमेट, और नाइट्रोजन 78.09% मीन्स अप्रोक्सीमेट 78% होता है। तो ये कैसे अफेक्ट करती है, जैसे अभी मैंने बताया आपको, CO2 को प्लांट क्या करता है, क्या करता है प्लांट, एटमॉस्फेयर से, है ना, इस एटमॉस्फेयर की CO2 को प्लांट क्या करता है, लेता है प्रेजेंट ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंट में,
ठीक है, लाइट की प्रेजेंट में प्लांट जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। कैसे लेता है कि लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से डिफ्यूजन प्रोसेस से लेता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और यहाँ से क्या करता है, O2 को रिलीज करता है। क्लियर है, O2 को रिलीज करता है और इसी O2 को हम लोग लेते हैं या एनिमल्स लेते हैं। क्लियर है, तो ये भी एटमॉस्फेरिक गैसेस अफेक्ट कर रही हैं प्लांट्स को। दूसरा ऑक्सीजन, मैंने बता दिया ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है जो ह्यूमंस और हम लोगों के लिए। ऑक्सीजन और भी सारी चीज़ें हैं जो हम सोइल एयर में पढ़ेंगे, रूट्स के लिए उसकी ज़रूरी होती है। सोइल एयर जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा। दूसरा हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन तो कुछ क्रॉप ऐसी है जैसे पल्सेस क्रॉप, इन प्लांट के अंदर क्या होता है, ये जो प्लांट है इन प्लांट के अंदर क्या छोटी छोटी घटाने होती है ना, ऐसी घटाने बनी हुई है। आप अगर फार्मर बैकग्राउंड से होंगे तो आपने चने का पौधा या सोयाबीन का पौधा, ठीक है, दाल वाली फसलों के पौधे अगर आपने उखाड़ के देखोगे तो उनकी जड़ों में आपको ऐसी गांठें मिलेगी जिसको हम लेक हीमोग्लोबिन बोलते हैं, लेक हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ये क्या काम करती है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर क्या करती है, फिक्सेशन का काम करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है। इसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जैसे राइजोबियम कल्चर होता है, एजोला होता है, जो एस्पिरिलम होता है, सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सॉइल के अंदर फिक्स करने का काम करती है। ठीक है, मतलब ये जो क्रॉप होती है पल्सेस क्रॉप, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे ग्राम है ना, ग्राम हो गया, सोयाबीन हो गया, ये क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स करती है। मींस जो अगली क्रॉप आएगी उसमें हमें 25% कम, 25% कम नाइट्रोजन देना पड़ेगा। हम 25% नाइट्रोजन बचा सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम लेग्यूम क्रॉप लगाते हैं, दाल वाली फसल लगाते हैं, उसके बाद हम नॉन लेग्यूम वाली क्रॉप लगाएं तो क्रॉप रोटेशन भी हो जाता है, प्लस हमें 25% कम नाइट्रोजन देना पड़ती है। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस भी हैं जो क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करती है।